जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहले बात मणिपुर की और असम राइफल की करेंगे, क्योंकि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है। मणिपुर के उखरुल जिले में जो है टेंशन बनी हुई है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार तांगखुल, नागा और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पों के बाद लितान और उससे सटे मंगकोट गांव में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन जारी है। दरअसल यह हिंसा रविवार देर रात करीब 11:30 बजे लितान बाजार में भड़की थी। उस दौरान उपद्रवियों ने स्वचालित हथियारों से यानी कि ऑटोमेटिक वेपन्स और राइफलों से गोलीबारी की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। हिंसा में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर जो थे वो जलकर खाक हो गए थे। अब खबरें हैं कि असम राइफल की भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। सीआरपीएफ को बुलाया गया है और दूसरे सुरक्षा बल जो हैं उनको भी, बीएसएफ को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित लितान एक छोटा व्यावसायिक कस्बा है, जहां तांगखुल, नागा और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं और ये आसपास के गांव के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करता है। मिश्रित आबादी और बाजार और आवासीय क्षेत्रों की नजदीकी के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। पुलिस ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच जारी है। सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रशासन स्थिति पर बनाए हुए है, नजर बना के रखी गई है। प्रशासन की तरफ से असम राइफल को तैनात किया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त कंपनियां, सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गई हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। पहले हम देख रहे थे माइते और कुकीज आमने सामने थे, अब कुकी और नगास आमने सामने हो चुके हैं। मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो रही है और मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब तक लोगों के पास हथियार रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति की कल्पना करना भी दूर की कौड़ी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर गाजियाबाद से आई, जहां पर एक फौजी रिटायर्ड आता है। रिटायर्ड आने के बाद डीएससी को ज्वाइन करता है, लेकिन उसका पत्नी के साथ विवाद हो जाता है। वो पत्नी को छोड़कर अपनी बहन के पास चला जाता है। पति जब घर नहीं आता तो पत्नी जो है उसके फौजी बक्सों को खोलती है और उन बक्सों के अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि वो सबसे पहले यूनिट के सीईओ को फोन करती है। यूनिट के सीईओ सुनते ही उनका दिमाग ठनक जाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप थाने में जाइए और वहां पर तहरीर दीजिए। और जब महिला थाने में जाकर बक्से में क्या मिला है ये पुलिस को बताती है, तो पुलिस घर में आकर रेड कर देती है। यकीन नहीं होगा आपको, इंसास राइफल के कार्टेज और एसएलआर के जिंदा कारतूस फौजी के बक्से में मिले हैं। 1-2 नहीं, लगभग 40 से ज्यादा। मोदी नगर के राधा कुंज कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी के घर से 42 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पत्नी की शिकायत के बाद की गई है। पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक पर केस दर्ज कर लिया है और तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। राधा कुंज कॉलोनी में रहने वाले आदेश कुमार अपनी पत्नी कविता और बच्चों के साथ रहते हैं। वह साल 2009 में आर्मी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद करीब 4 साल तक डिफेंस सिक्योरिटी कोर में रहे। पति और पत्नी के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। पिछले 14 नवंबर को आदेश कुमार बिना किसी को बताए घर से चले गए और फिर वापस नहीं आए। वह अपनी बहन के घर पर मेरठ में रहते हैं। 5 फरवरी को कविता ने अपने पति आदेश का बॉक्स चेक किया। फिर इसमें कविता को सरकारी इस्तेमाल में लाए जाने वाला विस्फोटक जखीरा अवैध तरीके से रखा हुआ मिला। कविता ने इसकी जानकारी सैनिक बोर्ड गाजियाबाद और जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली को दी। फिर जाट रेजिमेंट ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करने को कहा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सैनिक के घर शनिवार रात को छापा मारा। छापेमारी के दौरान 7.62 mm के 35 कारतूस, 9 mm के 5 कारतूस और 12 mm के 2 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 5.56 mm के कारतूस का भी एक खोखा मिला है। सभी कारतूस पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं।
में खबर है कि पुलिस आरोपी रिटायर्ड जवान आदेश कुमार की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आदेश कुमार फरार बताए जा रहे हैं। मेरा नाम कविता है। मेरे पति ने पिछले हफ्ते एसएसपी ऑफिस के बाहर जाके जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिए कि हमने उनके हथियार रखे हुए हैं, लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, उनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं भी परसों अपने घर में उनका बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है वो। उनका बॉक्स देख रही थी तो उनके बॉक्स में मुझे एक जुराब मिली जिसमें कुछ बुलेट्स बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले अपने भांजे गुड्डू चोबले का रहने वाला लड़का एक हथियार भी दिया था। वो क्या था मुझे नहीं पता है, राइफल थी क्या था ये तो वही जाने वो क्या था। मैंने बुलेट्स देखी, मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी। नेट पे डाल के देखा तो वो एसएलआर की बुलेट्स थी। इसके लिए मैंने आर्मी बरेली जाके उनके जो सेंटर जैक्स रेजिमेंट का सेंटर है वहां जाके भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी लोकल पुलिस को कॉल करो, उनसे बोलो, उसे लेके जाएंगे और वो जो हमें रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी लोकल पुलिस का है। इसलिए मैंने कोशिश की कम से कम जो देश का असला है वो तो वहां तक पहुंचा सकूं। वो मेरे घर का तो नहीं है, क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे पति के हाथ लगा तो वो हमें मार देंगे। मुझे मेरे बेटे को 100% वो मार देंगे, मैं जानती हूँ इस चीज को। मेरे बचाव के लिए जो हो सकता है या जो देश के हित में हो सकता है मैंने वो काम किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, कौन क्या करेगा, मैं नहीं जानती इस चीज को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात हाथरस की करेंगे, जहां पर 4 दिन पहले एक फौजी की हत्या कर दी गई और एक नहीं, 2 नहीं, कई गोलियां उनको मारी गईं और सब कुछ फिल्मी स्टाइल में हुआ। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, 2 लोगों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। दोनों ही जो फौजी की पत्नी थी उसकी बुआ के बेटे थे और उन्होंने कहा कि बहन की लव मैरिज से वो नाराज थे और उसका बदला लेना चाहते थे। अब फौजी की विधवा पत्नी और बहन ने पुलिस से गुजारिश की है कि ये 2 तो हैं ही, कम से कम 8 से 9 लोग और हैं जिन्होंने उनके पति की हत्या करवाई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सैनिक हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने महज 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में सैनिक की पत्नी के बुआ के 2 बेटों को गिरफ्तार किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि अभी भी 8 से 10 लोग और इस हत्याकांड में शामिल थे, वो फ्री घूम रहे हैं, उन तक पहुंचना जरूरी है। बताया जा रहा है कि मृतक सैनिक अखिलेश चौधरी ने अपने गांव की ही एक लड़की से लव मैरिज की थी। इसके चलते उसकी पत्नी के परिवार के लोग दुश्मन बन गए थे। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़की की बुआ के बेटों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हाथरस पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, एक कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक ईको बरामद की। पुलिस अधिकारियों ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की थीं। इन टीमों ने लगभग 290 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इसके बाद दिन दहाड़े सैनिक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मृतक सैनिक अखिलेश चौधरी की बहन और पत्नी का कहना है कि अभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 8 से 10 लोग ऐसे और हैं जो अभी फ्री घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। सुनिए क्या कुछ फौजी की वाइफ ने और बहन ने कहा है, जो फौजी आज हमारे बीच नहीं है। 5 तारीख को तारीख करके लौट रहे थे, रास्ते में ही 10-15 गुंडों ने मिलके उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। पूरी छाती पे, सर पे, हाथ पैर सब छल्ली कर दिए। एक फौजी आदमी के साथ दिन दहाड़े ये हो रहा है और प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना पुलिस कोई एक्शन ले रही है। क्या हमारे फौजी को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या जो देश की रक्षा के लिए बैठा रहता है आज उसकी रक्षा कोई नहीं करेगा? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाइए ताकि इन्हें इंसाफ मिले और हम सबको इंसाफ मिले। अखिलेश जी की मैं अखिलेश की बड़ी बहन हूँ। मेरा भाई 5 तारीख को तारीख करके लौट रहा था, तभी गांव के 10 लोगों ने मेरे भाई को गोलियों से धुन दिया। मेरा भाई चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, मेरे भाई को मार दिया उन लोगों ने। उसको बिक्को, बॉबी, राजा, के बोला, जगवीर, गब्बर, रवि, ये सब लोग मिले हुए थे। इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ। अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। हमें यही बोल रहे हैं आज कल हमें 2 दिन दो,
पर आज 3-4 दिन हो गए। हमें ऐसा लग रहा है हमारे साथ कोई भी नहीं है। प्लीज हमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा हमें इंसाफ दिलाओ। योगी जी आप कहाँ गए? आप तो अब तक बुलडोजर चलवा देते थे, यहाँ तो सेना का जवान चला गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी मदद करो प्लीज। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर, बड़ी जानकारी आ रही है राफेल को लेकर कि 114 के आसपास राफेल भारत फिर से खरीद सकता है। जिस प्रकार से स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक, क्योंकि मैक्रो ने भी आना है फरवरी में, तो उस समय ये डील हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? और कहां पर Su-57 या F-35 या F-16-21, ना जाने अमेरिका क्या क्या बेच रहा था, वो कहां रेस में छूट गए सब? राजेश, पहले तो अच्छी बात लग रहा है कि जब फ्रांस के साथ ये समझौता होगा जी, तो 114 राफेल आएंगे। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जब मैक्रो आएंगे तो वो सिर्फ एक MOU होगा, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो MOU साइन करने के बाद, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद, मैं बताना चाहता हूं MOU क्या होता है। MOU की मतलब इतना ही है कि भाई, हाँ भाई, जैसे हम कहते हैं ना, शादी में रोका हो गया, बस। जी, उसके बाद असल में पहला हवाई जहाज आने में 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में लगेगा कम से कम 2 साल। जी, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तय करते हैं कि कितने जहाज आएंगे, कितने इंडिया में बनेंगे, इंडिया में जो बनेंगे उनके पुर्जे कहां से आएंगे। अब सरकार बोल रही है कि 18 जो हैं फ्रांस से आएंगे, तो शुरुआती दौर में फ्रांस को भी तो नए 18 बनाने हैं, बिल्कुल सर। तो वो भी बना के हमें देंगे। उसमें ही 1 साल 2 साल लग जाता है। दूसरी बात है कि उसके बाद सरकार बोल रही है कि इंडिया में बनेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स सब होते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा पुर्जा बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके। देखो, ये कहना कि भाई हम 80%, सरकार बोल रही है कि 80% भाग जो है वो इंडिया में बनेगा। अब सरकार अगर ऐसे बोल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन राजेश देखो, क्या उसका इंजन इंडिया में बनेगा? जाहिर बात है नहीं। नहीं, बिल्कुल सर। बहुत इंजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज भी देश में जो गाड़ियां असेंबल हो रही हैं विदेशी, ज्यादातर के इंजन विदेश से ही आते हैं। ओके। हवाई जहाज के इंजन ये सोचना कि हम रफाल इंडिया में बना लेंगे तो उसका इंजन इंडिया में बना लेंगे, ऐसा बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ओके। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। एक 8वीं के बच्चे को बोलो कि तुम BA का सिलेबस पास कर लो, होता नहीं है ऐसे। दूसरी चीज है कि इंजन अगर बाहर से आते हैं तो भाई, चाहे कीमत बोल लो या वजह बोल लो, वजन बोल लो या इंपॉर्टेंस बोल लो, इंजन करीबन करीबन आधा जहाज होता है। बिल्कुल सर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार किस तरह से दावा कर रही है कि 80% भारत में बनेगा। उसके बाद अगला सवाल आता है कि जब इंजन बन गया तो हवाई जहाज में समझो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक पंप होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं ये। जैसे वाटर पंप सारे दर्शक जानते हैं, जी, कार जिनके पास है वो जानते हैं कि ऑयल पंप होता है कार में। जी, तो
इतना आसान नहीं है हाइड्रोलिक पंप भारत में बनाना, वो भी 114। एग्री, सिर्फ 114। लेकिन चलो आ जाए तो अच्छी बात है। जी लेकिन कितना, क्योंकि राफेल को लेकर बड़े सवाल उठे, ऑपरेशन सिंदूर में भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, उसमें चाइना और पाकिस्तान का, यूरोप का, खासकर अमेरिका जैसे देशों का बहुत अहम योगदान था। राफेल को कोशिश की गई कि एक डाउन दिखाया जाए, कि भाई नीचा दिखाया जाए। क्या उन चीजों से इस डील के बाद राफेल निकल सकता है, एक भरोसा फिर से राफेल पे लौट सकता है? कोई कमी नहीं है राफेल में, राफेल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक प्रोपोगेंडा का शिकार राफेल हो गया था सर। राजेश देखो, अमेरिका क्या चाहेगा कि भारत किसी दूसरे देश से फाइटर विमान ना खरीदे। अमेरिका बहुत जोर डाल रहा है आज तक कि हम अमेरिका से ही फाइटर विमान ले, कोई भी। अमेरिका तो हमें F-35 भी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है, राफेल बढ़िया जहाज है, सभी हथियार बढ़िया होते हैं, तो राफेल में कोई खराबी नहीं है। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा काफी हुआ है, काफी हद तक सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा भी हुआ है। लेकिन देखो, मैं बताना चाहता हूं कि सभी हवाई जहाज बढ़िया होते हैं। ओके। अब डिटेल में बताना चाहता हूं, जैसे सभी कारें बड़ी होती है। आप हीरो होंडा ले लो, आप मारुति ले लो, आप फॉर्च्यूनर ले लो, सभी कार बढ़िया होती है। डिपेंड करती है कि आप चला कैसे रहे हैं, उसकी देखभाल आप कैसे करें। बस एक आखिरी सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, Su-57 क्या रेस में छूट गया? भारत तक क्योंकि स्कोई का इस्तेमाल कर रही थी, MiG-21, MiG-29 का इस्तेमाल हम कर रहे थे, स्कोई 30 का इस्तेमाल लंबे वक्त से हम कर रहे हैं। Su-57 को लेकर क्यों भारत, इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का मोह भंग हो गया है? पुतिन तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम आपके यही मिलकर बनाएंगे, आप तैयार तो होइए। राजेश, भारत सरकार अभी तक अमेरिका की सरकार की इस आशा को जिंदा रखना चाहती है कि हम F-35 उनसे ले लेंगे, क्योंकि ट्रेड डील साइन हो रही है। अभी तक तो ट्रेड डील अमेरिका के साथ जो है, ये तो फाइनल बातचीत हुई है ना, अभी तक छपके कागज नहीं छपे। कागज छपने में ट्रेड डील के अमेरिका के साथ और 2 महीने 3 महीने लगेंगे। तो भारत सरकार हमेशा अमेरिका को आशावान रखना चाहती है कि F-15 नहीं तो F-18 नहीं तो F-21, जो कि MiG-21 का ही और F-22 का हाइब्रिड बच्चा होगा जी। F-35, हम अमेरिका को F-35 के लिए अभी तक मना नहीं किया है। हमने सिर्फ F-35 के बारे में चुप्पी रखी हुई है, शांति रखी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बोल चुके हैं ले लो। तो सुखोई 57 वाला मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में है। वैसे मैं बता दूं, अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को ना तो F-35 लेने के लिए कहा है, ओके, और अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को ना सुखोई 57 लेने के लिए कहा है। मोटा अंदाजा यह है कि अगर सुखोई 57 या F-35 पराठा है, तो एयरफोर्स पहले भारत सरकार को बोल रही है, हुजूर हमको पहले रोटियां तो दे दो। रोटियां बोला तो 114 रफाइल तो दे दो, उसके पराठे के बारे में बाद में बात करेंगे। कोई F-35 के बारे में सोचेंगे। पहले जरूरी है कि 4.5 जनरेशन का है, उसके बाद 5th जनरेशन के बारे में सोचा जाए। बस May that 3, 2023 apada ichen kompiu may leiten kuki sate thachimit na igamigu la piding ti lunggel ahin nei na chungchon ba ahin ta sobin Manipur government to kithuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igamigu la pidi lunggel ahin nei सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक मिहिर झा करके हैं, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया और मणिपुर का ये वीडियो है। कुकी जो को लेकर उन्होंने कहा है कि कुकी ग्रुप आर मिनी वर्जन ऑफ IS, ओनली डिफरेंस इज कुकी आर बेटर आर्म्ड।
कुकी जोन चीफ खैलिद गुइट had threatened leader from joining the peace initiative and न्यू गवर्नमेंट। और वहां पर वेपन्स लेकर काफी कुकी खड़े हैं, आधुनिक वेपन्स लिए हुए हैं। और हमने हाल ही में देखा असम राइफल के एक ब्रिगेडियर साहब के काफिले को रोका गया, भद्दी भद्दी गालियां तक उनको दी गई। ये क्या दिखा रहा है सर, जिस प्रकार से वीडियो है जहां पर आधुनिक हथियार लेकर खड़े हैं, इतनी फ्रीडम मेरे देश के अंदर, वो भी असम राइफल इंडियन आर्मी के होते हुए, कैसे आप देख रहे हैं सर? इस पावर को तो कंट्रोल करना होगा आपको, अगर मणिपुर में आपको वाकई में पीस चाहिए तो। नहीं, आपने सही बोला है राजेश जी। देखिए, मुझे खुद ताजुब होता है कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे वहां पे अंडरग्राउंड लोग, या अंडरग्राउंड ना भी हो, लोग जी। कैसे हथियार लेकर सरेआम घूम रहे हैं भाई, बिल्कुल सर। सरेआम। पुलिस, आर्मी, असम राइफल्स के वहां पे मौजूद डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी, जब प्रोटेस्ट रैली हुई थी 3 मई को, 2 साल जी। पहले, तो प्रोटेस्ट रैली में कौन वर्दी पहन के हथियार लेकर जाता है भाई? बिल्कुल सर। अभी आइसैक मुयुआ आए थे मणिपुर अपने गांव में, काली ड्रेस के अंदर हथियार लेकर लोग देख रहे थे, कैसे बिल्कुल ताजुब बिल्कुल, हुआ वो मेरे वीडियो को। देखी हमने। सबसे बड़ी हैरानी तो मेरे को अब हुई 2 दिन पहले चुराचंदपुर के अंदर देखा कि ब्रिगेडियर साहब जो असम राइफल में डीआईजी कहते हैं उनको, 1 स्टार लगा होता है जी। कैसे हड़ताल में कैसे प्रोटेस्ट हुए और उनको अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ी। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए। और जो लोग, और देखिए आप जो मीर झा की ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो ट्वीट मैंने भी देखी है, मुझे पता है आप किसकी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई ये ग्रुप आईएस से ज्यादा बेटर इक्विप्ड है एक वेपन्स के लिहाज से, वेपन्स और बेटर ऑर्गेनाइज भी लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑर्गेनाइज भी है और बेटर लोकल सपोर्ट भी इन लोगों को है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो जी। जो जेएनके के ग्रुप्स मैंने देखे थे मिलिटेंट ग्रुप में, मेरे को रात दिन का फर्क देखा, मैंने बहुत फर्क देखा। मैंने कुछ चंद एक फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी लड़ी मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ी। जम्मू कश्मीर के सुसाइड बॉम्बर होते हैं ज्यादातर, तो अपने आप को मरने मराने आते हैं जी। आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, दहशतगर्दी होते हैं। दहशतगर्दी कौन कौन होते हैं? वो होते हैं दहशतगर्दी जो सिविलियंस पे, निहत्ते पे, मासूम लोगों पे, इनोसेंट्स पे हथियार उठाएंगे। और जो सिविलियंस पे, मासूमों पे हथियार नहीं उठाते हैं, वो एक कॉज के लड़े होते हैं, वो फोर्स का सामना करते हैं, फोर्स पे अटैक करते हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर में खास तौर से नहीं देखा, अब एक ट्रेंड चेंज हो गया है। जब हम थे, कभी महिलाओं पे, बच्चों पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। स्कूल की बसों पे, एम्बुलेंस पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। मेरे को बहुत हैरानी हुई, तकरीबन 4-1 साल पहले, जब कर्नल बिप्लब त्रिपाठी असम राइफल्स के थे जी, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उनकी कॉन्वॉय पे पीएलए ने एम्बुश किया था। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा होता नहीं है। फिर बाद में पीएलए ने एक अपॉलजी भी जारी करी, एक राइटिंग में लिखा कि हमको मालूम नहीं था कि फैमिली साथ में है, अगर हमें मालूम होता तो हम नहीं करते हमला ऐसे करके। तो वो पहला, मेरी नजरों में पहला इंसिडेंट मैं मानता हूं, मैं देखा नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा होता तो ना, वहां नहीं बख्शते, यहाँ क्यों बख्शते हैं? बस मैं हमेशा एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ घूम फिर के कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे वीडियो बना दे और अगले 8-10 घंटे में आरआर उसका काम तमाम कर देगी। आरआर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन एआर क्यों छोड़ देती है सर? जब आरआर नहीं छोड़ती है तो एआर क्यों छोड़ देती है? अगर जब तक इन लोगों का खात्मा नहीं होगा, आप लिख के मुझसे ले लीजिए, जिसके हाथ, कभी मणिपुर में शांति आ ही नहीं सकती जब तक लोगों के हाथ में वेपन्स रहेंगे, चाहे वो कुकीज हैं, माइते हैं, नगा से जुड़े हुए आतंकी संगठन हैं, किसी के पास भी वेपन्स रहेंगे सर। सिक्योरिटी फोर्सेस रखे, इट्स ओके, लेकिन अगर ये लोग रख रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि शांति आएगी, तो शायद, मुझे नहीं लगता सर, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, जैसे आपको बताया क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है जी। यहाँ पर
दहशतगर्दी अलग होती है, आपको बताया मैं कि मैं अंडरग्राउंड जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, मैं क्या कहता हूं उनको, कहता हूं वर्दी अपोनेंट। ओके। मतलब अगर दुश्मनी भी कर रहे हो आप हमारे से, एक टक्कर तो दो। मजबूत दुश्मन के भी मजा भी आता है निपटने में। अगर दुश्मन कमजोर हो तो मजा नहीं आता। आप खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, अगर अपोनेंट कमजोर है तो मजा भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। अगर अपोनेंट मजबूत है, टक्कर वाला है, तो आपको भी उस खेल में मजा आएगा, राइट। बस मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि लोग समझ लें। जम्मू कश्मीर में आर बख्शी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी असम राइफल्स बख्शी नहीं है, लेकिन मेरे को ताजुब हो रहा है ये देख के, मुझे अभी बाकी में ये ताजुब हो रहा है कि कैसे वीडियो फ्लोट हो रहे हैं, कैसे मतलब कुछ भी हो रहा है, खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर्स लेफ्ट, खुलेआम हो रहा है, और ऐसा लगता है कि किसी का डर ही नहीं है इनको। और डर के आगे ही जीत है। बल्कि मेरे को एक जब मैंने डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे उड़ते हुए देखी ना, एक चीज मेरे को और याद आई कि जब डीजी असम राइफल साहब जनरल लखेरा साहब ने टेक ओवर किया था, उनका काफिला गुजरा था। एक वीडियो भी उस टाइम में वायरल हुआ था कि डीजी साहब के काफिले पे लोग ताली मार रहे हैं और सीटी मार रहे हैं और चेयर कर रहे हैं और वो बहुत कह रहे हैं जिंदाबाद, जय हिंद। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई देखकर। तो एक तरफ वो भी देखा, एक तरफ ये भी देखा कि भाई यहाँ पर डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे को हो रही थी। बहुत दुख हो रहा है वो देखकर। तो ये कुछ समझ में नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे इतना लॉ। जी जी जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत फ्री हैंड देने की जरूरत है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, कि जिसके हाथ भी हथियार हैं उसको आतंकी समझा जाए और वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसी आतंकियों के खिलाफ की जाती है। कोई रियायत ना दी जाए, लेकिन होप कि जल्दी ही असम राइफल को ऐसे ऑर्डर मिलेंगे, और जब ऐसे ऑर्डर मिलेंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हथियार लेकर वीडियो बनाकर असम राइफल को भी धमका सके। शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। May that 3, 2023 apada ichen khompyu mail heiten kuki sate thachimit na igami go la pi ni ti lunggel ahin nei na chungchon ba ahin ta so bin Manipur government to ki thuin mail heiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igami go la pi ni lunggel ahin nei आपने अभी तक सुना कि भारतीय सेना में भैरव कमांडो बटालियंस का गठन हो चुका है, 25 बटालियन बन रही हैं। आपने सुना कि रुद्र ब्रिगेड जो हैं उनका निर्माण हो रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने आर्मी डे से पहले एक और बड़ा फैसला ले लिया है। यह फैसला है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG के गठन का। यह ब्रिगेड या ये ग्रुप जो है आत्मनिर्भर, चुस्त और ब्रिगेड की आकार की लड़ाकू इकाई होगी। जल्द ही इस योजना को लागू किया जा सकता है। इसकी शुरुआत पानागढ़ स्थित कोर से होगी, जो देश की पहली पर्वतीय आक्रमण कोर है, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक कोर, और चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात रहती है। IBG को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वह दुश्मन के हमले को रोक सके और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला भी कर सके। इस योजना को जल्द लागू किया जा सकता है और इसकी शुरुआत पानागढ़ स्थित 17वीं कोर से होने की उम्मीद है। यह कोर चीन के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। 17वीं कोर के 2 डिवीजन 59 और 23 डिवीजन से 4 IBG बनाने पे चर्चा चल रही है। सरकार से आखिरी मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को अमल में लाया जाएगा। हर एक IBG की कमान एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी और इसमें 5000 से ज्यादा सैनिक होंगे। IBG में कोई ब्रिगेड कमांडर नहीं होगा। IBG को इस तरह तैयार किया जाएगा कि इनमें पैदल सेना, तोपखाना, टैंक, इंजीनियर और अन्य जरूरी संसाधन पहले से शामिल हों। इससे किसी भी इमरजेंसी स्थिति में सेना को अलग अलग इकाइयों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तुरंत जवाबी कार्रवाई संभव होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि IBG की तैनाती से सेना की रफ्तार बढ़ेगी, खासकर चीन के साथ
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना अब छोटी और तेज लड़ाकू इकाइयों पर ध्यान दे रही है ताकि किसी भी खतरे का तुरंत और मजबूती से जवाब दिया जा सके। दरअसल चीन ने भी पिछले 10 सालों में अपनी सेना का स्ट्रक्चर बदला है। उसने बड़ी डिवीजनों की जगह छोटी लेकिन ज्यादा सक्षम ब्रिगेड बनाई हैं, जिनमें टैंक, तोपखाना, एयर डिफेंस यूनिट एक साथ काम करती हैं। ऐसे में भारतीय सेना अपने पूरे स्ट्रक्चर को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें भैरव बटालियंस, रुद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिवान इकाइयों का गठन है और रुद्र ब्रिगेड की अवधारणा भी आईबीजी जैसी ही है, लेकिन अब आईबीजी का भी अलग से गठन किया जाएगा और उनकी तैनाती एलएसी और एलओसी पर की जाएगी।